नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की उन बड़ी खबरों की जिनका सीधा असर पड़ता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर। और जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड नाउ के इस खास शो में हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि बताते हैं उस खबर का हर पहलू, करते हैं उस खबर का पूरा पोस्टमार्टम। इस बुलेटिन में आपको खबरों के हर पहलू से भी हम रूबरू कराएंगे और बताएंगे क्या कुछ है आपके लिए खास। वर्ल्ड नाउ में आज हम जिन खबरों पर बात करने वाले हैं उनमें है अमेरिका की बात। अमेरिका के बोरिया बिस्तर बांधने के बारे में आपको बताएंगे। आज बात उस ऐतिहासिक बदलाव की होगी जिसने सुपर पावर अमेरिका के घमंड को कर दिया है पूरी तरह से चूर-चूर। पश्चिमी एशिया की तट पर या उसकी तपती धरती पर दशकों से चला आ रहा अमेरिकी दबदबा आज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ईरान के धुआंधार पलटवार और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की चौतरफा प्रहारों ने ट्रंप की सेना को बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर कर दिया है। इराक से विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कतर के अल उदैद बेस से सैनिकों को एक तरह से सुरक्षित निकाला जाए, इसकी कोशिशें की गई, निकासी लगातार हो रही है। लाल सागर से अमेरिकी युद्धपोत अब उल्टे पांव पीछे हट चुके हैं। अरबों डॉलर का नुकसान, 50 से ज्यादा तबाह लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पतन। पेंटागन के पास में अब लंबी जंग लड़ने का ना तो बारूद बचा है, ना ही इतना हौसला है। पेट्रो डॉलर का तिलिस्म अब टूट चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा। खाड़ी देशों को समझ में आ गया कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी अब सिर्फ कागज का पन्ने भर है और कुछ नहीं। आज फारस की खाड़ी में तैरते अमेरिकी जहाजों में अब वो बात नहीं, वो खौफ नहीं बचा। साम्राज्य गिर रहे हैं, वॉशिंगटन का प्रभाव सिमट रहा है, नए बहुध्रुवीय युग का आगाज हो चुका है। बताएंगे इस खबर का एक एक पहलू विस्तार से। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे ईरान हमले की, बात उस भयावह मंजर की जिसने पूरी दुनिया को एक अटूट तबाही की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। पश्चिमी एशिया की आग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही, ये आपकी जेब तक, आपकी रसोई तक, आपकी डिजिटल दुनिया तक पहुंच चुकी है। जी हां, एक तरफ अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों से तिलमिलाए ईरान ने हाइब्रिड वॉर का नया पैंतरा चल लेते हुए अमेज़न के विशाल डेटा सेंटर्स को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ हुतियों ने लाल सागर पर मौत की नाकेबंदी ठोक दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब तक दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस नली कहे जाने वाले दोनों चोक पॉइंट्स पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार से गायब हो चुका है। माल भाड़ा 400% बढ़ चुका है। जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जब मिसाइलें सिर्फ जमीनी ठिकानों पर ही नहीं बल्कि उस क्लाउड और समंदर के रास्तों पर गिरने लगी जिन पर 30% वैश्विक व्यापार टिका हो, तो समझ लीजिए कि तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। करेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से चर्चा, बताएंगे वर्ल्ड नाउ में इसका हर एक पहलू। तो चलिए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की। मिडिल ईस्ट इस वक्त ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां पर दशकों से चला रहा अमेरिकी दबदबा अब ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आता है। मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है उसको अगर ध्यान से समझा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि ईरान और उसकी समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने अमेरिकी सैन्य घमंड को गहरी चोट पहुंचाई। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को आज मिडिल ईस्ट में अपनी रणनीतियों को बदलने और कई जगहों से अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका का अब मिडिल ईस्ट से वजूद खत्म होता जा रहा है। पहले इराक और अब कतर, यहां से अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटना पड़ रहा है। आपको पूरी विस्तार से खबर बताती हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैन्य ताकत का दबदबा कैसे धीरे धीरे खत्म हुआ। ईरान के धुआंधार चौतरफा हमलों ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। अब इराक से सैन्य मौजूदगी पूरी तरह से खत्म करने की समय सीमा तय होने के बाद कतर से भी अमेरिकी सेना अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर हटने वाली है। पश्चिमी मीडिया की माने तो खाड़ी के कई देश इस वक्त अमेरिका से बेहद नाराज हैं क्योंकि उनके बेसिस के कारण वो निशाना बन रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमले हो रहे हैं।
अमेरिकी बेसिस के कारण खाड़ी देशों को नुकसान हो रहा है और उधर अमेरिकी हमले का लगातार ईरान पलटवार कर रहा है और एयर बेसिस को कब्रिस्तान बना रहा है। इन ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाइयों ने डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ को तोड़कर रख दिया। ईरान के आक्रामक तेवर के आगे अब अमेरिकी सेना को घुटने टेकने पड़ गए हैं और खाड़ी के कई देशों से मैदान छोड़कर पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा है। मिडिल ईस्ट से अब धीरे धीरे अमेरिका का मानो वजूद ही खत्म होता जा रहा है। कैसे खाड़ी देश अमेरिका के बेसिस के कारण ही ईरान के निशाने पर आ गए, ये जानने की जरूरत है कि मिडिल ईस्ट में आखिर अमेरिकी बेसिस है कहां पर, जिसे लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। आइए आपको मैं कुछ आंकड़ों के जरिए और मैप के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ अमेरिकी बेसिस के बारे में। दरअसल खाड़ी में आखिर अमेरिका के बेसिस कहाँ है, समझिए। ये पूरा आप मिडिल ईस्ट को देख रहे हैं, आप इस पूरे मैप के जरिए, इन ग्राफिक के जरिए समझिए, ये मिडिल ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा है और इस बड़े हिस्से में जो आपको लाल हिस्से में नजर आ रहा है वो है ईरान, जो एक तरह से लॉन्चिंग पैड बन चुका है। अब वहां से निशाने किन किन जगहों पर है, उन जगहों पर जो अमेरिका के सीधे एयर बेसिस हैं, इन जगहों पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कतर की। अल उदीद एयरबेस, अल उदीद एयरबेस किस तरह से उसके निशाने पर आता है। इसके अलावा बहरीन का जिक्र अगर कर लिया जाए तो बहरीन में भी अमेरिकी नौसेना का प्रमुख कमांड सेंटर है और यही वजह है कि बहरीन भी सीधे सीधे एक तरह से निशाने पर आ जाता है। बहरीन के अलावा आपको ये भी बताते चले कुवैत, जहां पर अली अल सालेम एयरबेस है। यूएई की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात, यहां पर अल धाफरा एयरबेस है जो कि अमेरिका का बड़ा एयरबेस माना जाता है। जॉर्डन की अगर बात कर ली जाए तो जॉर्डन का मुआफक अल साल्त एयरबेस, इसे भी लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। अब इराक की बात कर ली जाए, इराक में अमेरिका का जो बेस मौजूद है उसे एन अल असद अरबिल एयरबेस कहा जाता है, वहां तक भी लगातार ईरान की तरफ से हमले किए गए। सऊदी का अरब प्रिंस सुल्तान एयरबेस, यहाँ पर कैसे हमले हुए यह हमने लगातार देखा। तो एक ये बड़ी तस्वीर खाड़ी में अमेरिकी बेसिस कहां पर है जो सीधे है ईरान के रडार पर, ईरान की लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों से सीधे अटैक किए जा रहे हैं इन अमेरिकी एयरबेसिस पर। यानी पश्चिम एशिया में ये कहा जा रहा है कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है और इस नए युग की शुरुआत का मुख्य हिस्सा कौन है? मुख्य हिस्सा है ईरान। मिडिल ईस्ट के इतिहास में पिछले 7 दशकों से एक बात पत्थर की लकीर के तौर पर मानी जाती थी, वो है अमेरिका की मौजूदगी। फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के एयरक्राफ्ट कैरियर, सऊदी अरब से लेकर कतर और यूएई तक फैले सैन्य अड्डे और तेल के बढ़ते बदले सुरक्षा का पेट्रो डॉलर, एक तरह से समझौता, ये सब कुछ अमेरिकी सुपर पावर होने के सबसे बड़े प्रतीक थे। लेकिन अब हुआ क्या, ये जो सबसे बड़ी ताकत थी अमेरिका की, जो उसे सुपर पावर बनाती थी, ये सारे पत्ते ताश की तरह, ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। हाँ, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। 7 दशकों में जो होता था वो मौजूदा हालात में बदल गया। खाड़ी से अमेरिकी सैन्य या आर्थिक या फिर राजनीतिक वर्चस्व का जो सूरज है वो अब लगभग ढल चुका है। इसे अगर आसान शब्दों में कहें तो खाड़ी में अमेरिकी वजूद सिमट कर हो चुका है शून्य, या ये कहा जाए कि अब वो पूरी तस्वीर बदल रही है। और ये जो बदलाव है वो किसी एक रात में, एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये अमेरिकी नीतियों की विफलता या ईरान का आक्रामक रुख बहुत बड़ी वजह रही है इस बदलाव की। भले ही अमेरिका अपनी सेना को समेट रहा हो, लेकिन रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए आज भी मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में आखिर अमेरिका के सैनिक कहां पर हैं? चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। कहां पर कितने सैनिकों की तैनाती, समझिए। अनुमानित अगर बात की जाए तो कुवैत की बात की जाए तो कुवैत में 13,500 एक तरह से इनके सैनिक हैं, अनुमानित अमेरिकी सैनिक हैं। यहाँ पर कैंप आरिफजान, जो कि सबसे बड़ा अमेरिकी लॉजिस्टिक हब माना जाता है। कतर में 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है अल उदैद एयरबेस पर। सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर इसे कहा जाता है। बहरीन, जो अमेरिका की सेना का, नौसेना का एक 5वां बड़ा बेड़ा यहाँ पर माना जाता है, 9,000 सैनिक अमेरिकी तैनात है। यूएई की बात करें तो 3,500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है अल दफरा एयरबेस पर। सऊदी अरब में 3,000 यहाँ पर सुरक्षा कर्मी अमेरिका के हैं, हवाई सुरक्षा और प्रशिक्षण के लिए दावा किया जाता है।
अब इराक में 2500 एक तरह से अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है और वर्तमान में एक तरह से इनको वापसी की प्रक्रिया जो है वो बहुत जोरों से लगातार चल रही है। सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक हैं। तेल क्षेत्र या फिर कुर्द बलों को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर तैनाती है और ये उन्हीं नियंत्रण वाले इलाकों में है। जॉर्डन में भी 3000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है लॉजिस्टिक्स और बॉर्डर सिक्योरिटी एरियाज में। तो ये वो अलग अलग इलाके हैं जहां पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती एक तरह से रही। अब मिडिल ईस्ट में सुरक्षा के नाम पर हुआ क्या? सुरक्षा के नाम पर एयर बेसिस तैयार किए गए, अमेरिका के तैनात किए गए। अब अमेरिका ईरान जंग के कारण रण छोड़कर भागने को मजबूर हो गया है। ईरान की मार के कारण अमेरिका का ये कहा जाए होश ठिकाने पर आ गया। अमेरिका को अब ये जरूर समझ में आ चुका है कि ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को वो रोकने में असमर्थ साबित हो रहा है। उसके थाड एंड पेट्रियट सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में असमर्थ साबित हो रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिकी जवान लगातार घायल भी हो रहे हैं। और जॉर्डन का ही अगर उदाहरण देख लिया जाए तो ईरान ने ऐसा हमला किया कि अमेरिकी बेसेस धुआं हो गए। 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो गए जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस जंग में जो डेटा है वो सुरक्षा कारणों के कारण अभी दरअसल बताए नहीं गए हैं। यानी दबे मुंह ही सही, लेकिन अमेरिका ये जरूर मान रहा है कि उसे जंग में नुकसान हुआ है और नुकसान अच्छा खासा हुआ है। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में मजबूर हो चुका है, ये दावा किया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कहां से अमेरिकी सेना भागने को मजबूर हो गई। अब इराक से विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया, ये दावा किया जा रहा है। अब इराक में अमेरिकी सेना की जो मौजूदगी है वो लंबे समय से रही और लंबे समय से विवादों में भी रही। ईरान का जो समर्थित शिया मिलिशिया समूह है लगातार इसके विरोध में एक तरह से रहा है। ईरान जंग के बीच ईरान ने रॉकेट दागे, ड्रोन से लगातार इन इलाकों पर अटैक किए हैं। ईरानी हमलों के बाद में इराकी सरकार पर एक तरह का बड़ा दबाव बनना शुरू हुआ। अमेरिकी सैनिकों को निकालने का भारी राजनीतिक दबाव भी बना है। यूएस सैनिक इराक से निकलकर मिशन ईरान में शामिल हो सकते हैं। वहीं 30 सितंबर तक अमेरिकी सेना को इराक से निकल जाना है। अब आप ये समझिए, इराक तो है ही है, लेकिन सीरिया से भी अब अमेरिका के सैनिकों की विदाई तय है। सीरिया का अल तन्फ और मकबूल जैसे क्षेत्रों से बेसेस हटाए जाने हैं। सीरिया में ईरान का जो कामिकाजे ड्रोन है उससे बेस को बड़ा टारगेट पे लिया। सुरक्षा कारणों से कई अमेरिकी बेसेस को पहले ही हटाया जा चुका है। अब जो छोटे संवेदनशील बेसेस हैं उन्हें हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। ये तो बात सीरिया की हुई। कतर से भी यूएस सैनिक एग्जिट होंगे, बड़ा सवाल है। दरअसल यूएस कतर स्थित अल उदैद बेस, यहाँ पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। अब बताया जा रहा है अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। सैनिकों या फिर यहाँ पर जो अमेरिकी कर्मचारी हैं उनकी वापसी या फिर उनके ट्रांसफर पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। अल उदैद मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है और अल उदैद एयरबेस पर लगभग 10,000 अमेरिकी कर्मी तैनात हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद बेस की सुरक्षा बहुत जोखिम मानी जाती है। काफी बढ़ा सैनिकों पर एक तरह से खतरे को टालने के लिए अमेरिका ने कदम उठाया है। अब कतर कहता है कि भाई जो सैन्य कर्मी हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। खाड़ी देशों में स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई या जॉर्डन, इन सभी जगहों पर अब अमेरिकी बेसेस सुरक्षित नहीं माने जाते। ईरान लगातार खाड़ी देशों में स्थित बेसिस को निशाना बना रहा है। शाह ड्रोन से अटैक कर रहा है। कई मिसाइलों के जरिए ईरान अपने ये कहा जाए कि ईरान बेसों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। खाड़ी के देश अब अमेरिकी बेसों की वजह से मिसाइल ड्रोन की रेंज में आ चुके हैं और इसीलिए वो अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका की वजह से। सिर्फ खाड़ी देश ही नहीं बल्कि अब समंदर में भी अमेरिका की हालत पस्त है। लाल सागर से कई युद्धपोत पीछे हट गए। यमन के हुती विद्रोहियों को ईरान का सीधा समर्थन प्राप्त है। अब लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर ड्रोन मिसाइल हमले हुए। मिसाइल हमलों के बाद में अमेरिकी युद्धपोत अब काफी पीछे हट चुके हैं। यानी ये मान के चलिए कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में रहना खाड़ी देश के लिए दिक्कत होने लगी है, क्योंकि ईरान के निशाने पर खाड़ी देश इसीलिए आ गए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के बेसेस हैं
और ईरान ने पहले ही क्लियर कट कहा कि हमने खाड़ी देशों पर हमला नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के देश अब ये चाहते हैं कि अब उन्हें अमेरिका की जरूरत नहीं है, अपनी सुरक्षा वो खुद कर सकते हैं। अमेरिका जो खुद असुरक्षित है वो दूसरे देशों को क्या सुरक्षा देगा। अब इसके बदले में यूरोपीय देश और अन्य विकल्प जरूर खाड़ी देश तलाश रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो खाड़ी देशों का अब अमेरिका से हो चुका है मोह भंग पूरी तरह से। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका का गुरूर अब पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आता है। आज खाड़ी देशों को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और उसकी वजह है साल 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। अमेरिका ने वादा किया था कि वो सऊदी और अन्य खाड़ी देशों की राजशाही की सैन्य सुरक्षा की गारंटी देगा और बदले में वो देश अपना सारा का सारा कच्चा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। और यहीं से जन्म हुआ था पेट्रो डॉलर का। पेट्रो डॉलर जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुद्रा की तरलता बनाए रखने के लिए डॉलर जमा करने पर एक तरह से मजबूर कर दिया। जी हाँ, मजबूर ही है ये। अब इसने अमेरिका को बगैर किसी रोक टोक के खरबों डॉलर छापने के लिए अपनी आर्थिक दादागिरी चलाने की एक तरह से छूट दे दी। लेकिन ईरान जंग ने सुरक्षा के सभी दावों को खोखला साबित कर दिया और यही वजह है कि अब खाड़ी देशों का मोह भंग हो चुका है। कहते हैं ना कि जब किसी साम्राज्य की मुद्रा की मांग वैश्विक बाजार से घटने लगती है तो उसकी वैश्विक दादागिरी का अंत भी तभी से तय हो जाता है और आज हो भी एक तरह से वही रहा है। दरअसल खाड़ी देशों का अब अमेरिका से मोह भंग हो गया है। अफगानिस्तान और इराक के घाव के कारण अमेरिकी वादों से खाड़ी का भरोसा टूट चुका है। खाड़ी के देश जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने लंबे समय तक अमेरिका को अपना परम रक्षक माना, लेकिन पिछले 2 दशकों की घटनाओं ने भ्रम को कर दिया है पूरी तरह से चकनाचूर। भरोसे में दरार के मुख्य कारण क्या है? साल 2021 में शर्मनाक विदाई हुई। अमेरिका ने रातों रात काबुल को तालिबान के हवाले छोड़ दिया था। खाड़ी के देशों को यह संकेत मिल गया कि यूएस किसी का भी वफादार दोस्त हो ही नहीं सकता और वक्त आने पर अमेरिका अपने दोस्त देशों को भी अकेला छोड़ देगा। ये तभी तस्वीर पेश आ गई थी। अरामको हमले पर अमेरिका ने पूरी तरह से खामोशी साधे रखी, चुप्पी साधे। 2019 में सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ था। हुती विद्रोहियों और ईरान समर्थित ड्रोन से यह अटैक किया। अमेरिका के तत्कालीन प्रशासन ने सैन्य प्रतिक्रिया देने से क्लियर कट उस समय इनकार कर दिया। तभी सऊदी समझ चुका था कि भाई जो सुरक्षा की गारंटी का जो दावा है वो खोखला दावा है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। और यही वजह है कि कई बार तो कई लोग अब अमेरिका को कागजी शेर तक कहने लगे हैं, जिस तरह से बड़ी तस्वीर वो पेश करने की बात करते हैं। अब मिडिल ईस्ट में जो हालिया संघर्ष हुए उसमें अमेरिकी सैनिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन अक्सर अपने सैनिकों की मौत या फिर चोटों के सटीक आंकड़े राष्ट्रीय सुरक्षा और मनोबल गिरने के डर से एक तरह से छुपाता रहा। लेकिन हाल ही में ईरान के हमलों की वजह से अमेरिका के 18 सैनिकों की मौत हुई, जबकि 400 से ज्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। हाल ही के दिनों में सबसे बड़ा झटका जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर स्थित टावर 22 बेस यहां पर हुआ, जहां पर ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन अटैक हुए, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 100 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर है। इराक और सीरिया में दरअसल अमेरिकी बेसिस पर सैकड़ों की संख्या में रॉकेट अटैक हुए, ड्रोन अटैक हुए। 150 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस दौरान अभी तक घायल हो चुके हैं। अब जो मिडिल ईस्ट है उसकी जंग में भले ही ट्रंप अपने कसीदे लाख पढ़ रहे हों, लेकिन पूरी दुनिया बखूबी जानती है कि अमेरिका को ईरान जंग भारी पड़ रही है। अमेरिका भले ही ये कह ले कि भाई वो तो ईरान को घुटनों पर ले आया, लेकिन हकीकत यही है कि जंग में अमेरिका के हथियार भी खत्म हो रहे हैं। अमेरिका को ये जंग पूरी तरह से भारी पड़ी है और यही वजह है कि ईरान के मंसूबे अब कम नहीं हो रहे। अब तो खबर ये भी है कि ईरान से जंग में अमेरिका के पास में एक लंबी लड़ाई जारी रखने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस भी है। लंबी दूरी की मिसाइलें एक तरह बची ही नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जो मौजूदा भंडार है उसके साथ में लंबे समय तक अभियान चलाना सुरक्षित नहीं होगा।
अनुमान के अनुसार शायद व्हाइट हाउस को हथियारों की वास्तविक स्थिति का पूरा अंदाजा ही नहीं है। रिपोर्ट्स में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के आंकड़ों का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका का जो टॉमहॉक है या फिर पैट्रियट थर्ड है या SM-3 है, SM-6 जैसी कई प्रमुख मिसाइलें हैं जो भारी नुकसान एक तरह से उनको देखने को मिला है, भारी उनका इस्तेमाल हुआ। अब मौजूदा जो उत्पादन क्षमता है उसको देखते हुए इनमें से कई हथियारों का युद्ध से पहले वाला भंडार बहाल करने में 2027 से लेकर 2031 तक का समय लग सकता है। मिडिल ईस्ट संघर्ष के दौरान अमेरिकी वायुसेना और नौसेना को कई महत्वपूर्ण हवाई क्षति उठानी पड़ी। ईरान जंग में अमेरिकी जो वायुसेना है उसको बहुत नुकसान हुआ, जिसमें 50 के करीब सैन्य विमान या ड्रोन नष्ट हो गए या उससे भी ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अब अमेरिका की जो कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है CRS, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई जिसने हालिया सैन्य घटनाक्रमों का जिक्र किया और उस घटनाक्रम के अनुसार कुल नुकसान का जिक्र किया जिसमें $2.6 बिलियन यानी करीब 21,700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आंका गया है। जंग लड़ना अमेरिका को किस तरह से महंगा पड़ा है आइए आपको बताती हूँ। दरअसल दावा किया जा रहा है कि कई बड़े हथियारों का नुकसान अमेरिका को हुआ। कैसे? जो बड़ी सैन्य ताकत एक तरह से अमेरिका की थी, अब समझिए उसमें MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। बताया जा रहा है 30 उसकी संख्या थी जिसका इस्तेमाल किया गया। अगर एक की भी कीमत में काउंट करूं तो $32 मिलियन उसकी कीमत है। और अगर 30 यहां पर MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ जो नष्ट भी हुए तो अभी तक कुल कीमत करीब $960 मिलियन की रही, जो कहीं ना कहीं यहां पर अमेरिका को महंगा साबित हुआ, महंगा सौदा है। अब अगर F-15E ईगल की बात करें तो इसमें इस पूरे युद्ध में 5 F-15 ईगल का इस्तेमाल हुआ है। इसमें एक की कीमत $80 मिलियन की है। अब अगर 5 का इस्तेमाल हुआ तो अंदाजा लगाइए $400 मिलियन का इस्तेमाल यहां पर अमेरिका कर चुका है। इतना ही नहीं, वैसे फहरिस्त तो बहुत लंबी है। F-35A लाइटनिंग 2 का इस्तेमाल किया गया। एक की कीमत है लगभग $82.5 मिलियन की। यहाँ पर ये वाली राशि भी पूरी तरह से ये कहा जाए खपा दी गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी लंबी फहरिस्तें हैं। A-10 थंडरबोल्ट 2 का जिक्र किया जाता है जो कि इस्तेमाल किया गया। उसकी एक की कीमत $18.8 मिलियन की है और एक का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा चुका है। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर का जिक्र करना जरूरी है। इसमें बताया जा रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका ने अपने 7 KC-135 का एक तरह से इस्तेमाल किया। अब एक की अगर बात करें तो $40 मिलियन उसकी कीमत है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका ने यहां पर भी $280 मिलियन खपा दिए हैं। अवाक्स का जिक्र कर लेते हैं। E-3 अवाक्स एक की कीमत $270 मिलियन की है, लेकिन अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस युद्ध में मिडिल ईस्ट में इसका इस्तेमाल कर लिया। 270 मिलियन गए। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर $21 मिलियन एक की कीमत है, 2 का इस्तेमाल हुआ यानी कि $42 मिलियन यहाँ पे भी स्वाहा। सी हॉक हेलीकॉप्टर एक की कीमत है $40 मिलियन की। $40 मिलियन अमेरिका ने यहाँ भी स्वाहा कर दिए। तो मैंने आपको अलग अलग बताए, जरा सोचिए ये जब पूरा सम अप हो तो अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। और ये सिर्फ हथियार नहीं, अब इसके अलावा अमेरिका की सैन्य ताकत जो इतने लंबे समय से मिडिल ईस्ट में तैनात रही, उनका रखरखाव, फ्यूल, बाकी सारे मैनेजमेंट, बहुत महंगी ये जंग अमेरिका को एक तरह से साबित हुई। और किसकी वजह से? अपने साथी इजराइल की वजह से। कहते हैं ना कि जब साम्राज्य तब तक नहीं गिरते जब उन पर बाहर से कोई बड़ा हमला होता है, बल्कि वो तब गिरते हैं जब अपनी ही सीमाओं से अधिक विस्तार कर लेते हैं और उनके संसाधन दे जाते हैं जवाब। अब अमेरिका ईरान में कदम इसीलिए रख रहा था कि वहां पर रिजीम चेंज करेगा, तेल पर कब्जा करेगा, लेकिन हालात हुए क्या? हालात इससे पूरी तरह से उलट हो गए, बल्कि उल्टा अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़ना पड़ गया। मिडिल ईस्ट में आज अमेरिका इसी स्थिति का सामना कर रहा है। ईरान ने सीधे युद्ध के साथ साथ अपने प्रॉक्सी नेटवर्क, सटीक मिसाइल तकनीक के दम पर अमेरिका को एक ऐसे अघोषित युद्ध में थका दिया जहां पर बीते दिनों के साथ अमेरिका का पैसा, हथियार, वैश्विक साख सब खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि आज अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने और रीस्ट्रक्चरिंग करने पर मजबूर है। ये बदलाव एक नए बहुध्रुवीय विश्व की आहट है जहां अब वॉशिंगटन की लाठी से मिडिल ईस्ट नहीं चलेगा।
फारस की खाड़ी के पानी में अमेरिकी युद्धपोतों की परछाई भले ही फिलहाल आपको तैरती नजर आ रही हो, लेकिन उन जहाजों पे अब वो खनक नहीं है, वो खौफ नहीं बचा जो कभी हुआ करता था। खाड़ी ने अमेरिका को अलविदा कहना शुरू कर दिया है, ना किसी चीख पुकार के साथ, बल्कि खामोश और बहुत सुनियोजित कूटनीतिक बदलाव के साथ। यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिकी साम्राज्य का सूरज अब हो चुका है अस्त और नए बहुध्रुवीय प्रभात की शुरुआत हो चुकी है। आज दुनिया एक ऐसी आर्थिक और सैन्य तबाही की दहलीज पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। एक तरफ अमेरिका के हमलों से तिलमिलाए ईरान ने जंग का नया पैंतरा बदलते हुए अब कहा जाए कि अमेज़न के विशाल डेटा सेंटर्स को निशाना बनाया। दूसरी तरफ यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर को मौत की नाकेबंदी में तब्दील कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर स्वेज नहर तक दुनिया के वो दो गली यानी कि चोक पॉइंट्स हो चुके हैं जहां से आपके घर का तेल, आपका राशन, आपका मोबाइल सब कुछ गुजरता है। अब वो सीधे सीधे है ईरान के निशाने पर। ये कहा जाए कि वो नब्ज है सीधे ईरान के हाथों में। क्या अब दुनिया का व्यापार पूरी तरह से थमने वाला है? क्या ये महायुद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, आपकी जेब और रसोई तक पहुंच चुका है? बताएंगे विस्तार से आपको। ईरान और अमेरिका युद्ध के दरअसल दूसरे चरण में भी 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पक्ष शांत नहीं होना चाहता। अमेरिका की तरफ से लगातार एयर स्ट्राइक्स की गई, दूसरी ओर ईरान भी अमेरिकी बेसिस को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। और इन सब के बीच में हुतियों की भी एंट्री होती है और सऊदी अरब के बहाने ही सही, लेकिन उसने भी लाल सागर को घेर कर अब खतरे की घंटी बजा दी है। अब अमेरिका और ईरान के बीच में जो सैन्य तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 10वें दिन ये संघर्ष पहुंच चुका है। अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों में हवाई अटैक किए। इधर ईरान समर्थित जो हुती विद्रोही हैं उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ समंदर में नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। अभी तक तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, लेकिन अब एक और नाकेबंदी हो रही है। हुतियों ने चेतावनी दी है कि वो अब लाल सागर और उसके आसपास का जो समंदर का रास्ता है उस पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है। चलिए बताती हूँ कैसे अब बाब अल मंदेब पर संकट मंडराता हुआ नजर आता है। देखिए जरा समझिएगा, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अब बाब अल मंदेब पर संकट। हुतियों की एंट्री से कैसे पूरी दुनिया में अब तेल का संकट और भी ज्यादा बढ़ता नजर आता है। दरअसल लाल सागर में सऊदी जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान हुआ। हुती ने कहा कि भाई लाल सागर से सऊदी जहाज हम गुजरने ही नहीं देंगे, बाब अल मंदेब स्ट्रेट से जहाजों को गुजरने ही नहीं देंगे। अमेरिका या इजराइल और सऊदी के जहाजों पर अब बड़ा संकट है। दुनिया भर में तेल संकट और भी ज्यादा गहराता जा सकता है, ये भी दावे किए जा रहे हैं। पहले ही खाड़ी में हमने देखा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग छेड़ी। जंग की वजह हॉर्मुज में आजकल जहाज एक तरह से उससे गुजर ही नहीं रहे। अब बाब अल मंदेब पर भी अगर ऐसा होता है तो स्थिति बिगड़ सकती है, तनावपूर्ण बन सकती है। बाब अल मंदेब के रास्ते यूरोप और एशिया के बीच में बड़ा व्यापार होता है और अगर ये प्रभावित हुआ तो यूरोप और एशिया पर बड़ा इंपैक्ट सीधे सीधे आ जाएगा। यानी दुनिया के व्यापार का जो सबसे बड़ा बुरा सपना है वो हकीकत बनता हुआ नजर आता है। इतिहास में पहली बार दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण समंदर के जो जलमार्ग हैं यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों ही एक साथ पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं और इसका असर है दुनिया के हर हिस्से पर और आने वाले वक्त में ये और बढ़ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो उसकी वजह से रोजाना 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार से गायब हो गया और कच्चा तेल अगर बाजार से गायब हुआ तो इसका असर यह हुआ कि कीमतें आसमान छू रही हैं। अब जब कीमतें आसमान छुएंगी हर चीज महंगी हो जाएगी। आपके किचन तक, आपकी जेब तक, आप तक पहुंचने वाली हर वस्तु पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब वो वाला झटका लोग अभी झेल ही रहे थे कि अब बाब अल मंदेब भी एक तरह से बंद हो गया है। जहाजों को अब एशिया से यूरोप जाने के लिए स्वेज नहर का छोटा रास्ता छोड़कर पूरे अफ्रीका के महाद्वीप के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब इससे हो ये रहा है कि शिपिंग का जो समय है वो बढ़ चुका है। जो वक्त 14 दिन का होता था वो 21 दिन बढ़ गया। माल भाड़ा जो 300% से 400% तक बढ़ चुका है, उसकी भरपाई आपकी जेब से भी होगी।
और सिर्फ तेल या गैस ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन, सोयाबीन और कई अन्य जरूरी चीजें जिनका व्यापार होता था वो इसी रास्ते से होता था। तेल और गैस के अलावा मोबाइल, सोयाबीन, खाद्य तेल, कई ऑटो पार्ट्स, कई अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के आयात निर्यात पर भारी असर पड़ेगा। अब कई व्यवसायी ये कहते हैं कि भाई ये उनके लिए चिंता की बात है। व्यवसायियों को होने वाला ये अतिरिक्त खर्च अंततः आएगा सीधे आम व्यक्ति पर, यानी आपकी जेब पर। आपकी जेब पर महंगाई का बोझ पड़ेगा, यानी भले ही लड़ाई किसी और की हो लेकिन उसका असर होगा सीधे सीधे आप पर। अमेरिका ने ये कहा, जो ईरान ने अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने अमेज़न के डेटा सेंटर पर अटैक किया। अमेज़न डेटा सेंटर पर अटैक किया तो उसका प्रभाव भी है। ईरान ने बहरीन में मिसाइलों से अटैक किया है। अमेरिकी डेटा, अमेज़न के सेंट्रल डेटा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया। कई क्रूज मिसाइलों से हमला किया, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। ईरान ने ऑपरेशन नस्र 2 के तहत इसको अंजाम दिया है और ईरान ने हाइब्रिड वॉरफेयर यानी साइबर और डिजिटल युद्ध छेड़ दिया है, जिसकी वजह से बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल कम्युनिकेशन ठप हो गया है। अब आइए मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर ईरान के टारगेट पर अमेरिका की कंपनियां हैं तो उसका असर क्या पड़ेगा। अमेरिकी कंपनियां ईरान के टारगेट पर हैं तो अमेरिकी कंपनियों पर हमलों का खतरा बढ़ गया है। अरबों डॉलर की संपत्तियों को नुकसान संभव है। डेटा सेंटर और नेटवर्क ठप पड़ सकते हैं। बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता है। शेयर बाजार में भारी गिरावट आ सकती है। बीमा या शिपिंग लागत बढ़ सकती है। और अमेरिका का जवाब अगर आता है तो ये कहा जाए कि कार्रवाई और तेज आ जाएगी। जंग का दायरा कई देशों तक फैल सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा और बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर में ठप पड़ा व्यापार और बहरीन में धधकते डेटा सेंटर्स इस बात के सबूत हैं कि अगर पश्चिम एशिया जलेगा तो उसकी तपिश से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था राख हो जाएगी। अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य श्रेष्ठता को ईरान और हुतियों के एसिमेट्रिक वॉरफेयर ने पूरी तरह से चुनौती दी। साफ है कि अगर दुनिया की प्रमुख शक्तियों ने तुरंत संयम नहीं दिखाया और इन जल मार्गों को सुरक्षित नहीं कराया तो आने वाले दिन सिर्फ युद्ध के नहीं बल्कि आधुनिक मानव सभ्यता के सबसे बड़े और आर्थिक मानवीय संकट के रूप में दर्ज हो जाएंगे। और ये तनाव आने वाले वक्त में और बढ़ने वाला है, जो अच्छा नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।